नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस के क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि भारत पर बाबर ने कैसे आक्रमण किए। कि पहला आक्रमण 1519 में बाजौरा और भेरा नामक स्थान पर करता है। उसके बाद 1519 में पेशावर पर करता है। 1520 में फिर वह सियालकोट और सैयदपुर को जीत लेता है और 1524 में लाहौर और दीपालपुर को जीत लेता है। इन पर हमने चर्चा की थी। लेकिन अगले 2 वर्षों के बाद यानी 1524 से लेकर और 1526 के बीच वह भारत की स्थिति को जान रहा होता है और भारत पर आक्रमण की योजना बना रहा होता है। किस तरीके से इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल है या उसकी विशाल सेना है उसको कैसे तोड़ा जाए, उसके चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए। उसने उस स्थितियों को जानने की कोशिश की कि इसके पास सेना कितनी है, सेना का क्या जो है कैसे ये युद्ध लड़ती है। 1526 तक आते आते बाबर ने इस प्रकार की स्थितियों को जांच लिया था। लेकिन बाबर कोई नया नहीं था, बाबर ने पहले भी युद्ध लड़े थे। बाबर मध्य एशिया में काबुल को फरगना को विजित करके आया था। समरकंद पर 2 बार आक्रमण कर ही चुका था। इस परिप्रेक्ष्य में आज हम जो बात करेंगे मुख्य रूप से वो बात होगी पानीपत के प्रथम युद्ध की। क्योंकि हम जानते हैं कि बाबर ने 1526 के बाद और 1529 तक लगातार 4 युद्ध लड़े और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। बाबर 1526 में पानीपत का पहला बैटल लड़ता है और उसके बाद उसके युद्धों का क्रम स्टार्ट हो जाता है। इस युद्ध ने, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, इस युद्ध ने भारत में एक सल्तनत काल के जो विशाल साम्राज्य था उसको समाप्त कर दिया और 350 वर्ष का जो सल्तनत काल का शासन था उसको समाप्त कर दिया और एक नए साम्राज्य की नींव डाली भारत में और नाम रखा गया मुगल डायनेस्टी। आपको पता है कि मुगल डायनेस्टी ही लंबे समय तक रहेगी और जो 1526 में स्थापित होगी और 1857 तक जाएगी। इसके बारे में हम थोड़ी छोटी छोटी सीरीजों पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज हमारा जो मुद्दा है, जो हमारा आज हमें देखना है, वो पानीपत का प्रथम युद्ध देखना है। इसके अलावा मैंने 4 युद्ध और लिखे हैं और विद डेट के साथ लिखे हैं कि जैसे कि पानीपत का युद्ध तो 1526 में हुआ ही, इसके अलावा खानवा का युद्ध भी हुआ और ये 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। राणा सांगा के बीच और बाबर के बीच लड़ा गया और चंदेरी का युद्ध हुआ, तृतीय युद्ध, और ये 1528 में लड़ा गया। 5 या 6 मई को लड़ा गया और मेदिनी राय था और मेदिनी राय शासक था। इसके अलावा चतुर्थ युद्ध भी लड़ा इसने, घाघरा का युद्ध 5 अप्रैल और 1529 को और जो है इसमें अफगानों से ये युद्ध इसने लड़ा था। क्योंकि ये जो शक्तियाँ थीं, ये शक्तियाँ भी बाबर को कहीं ना कहीं एक चुनौती दे रही थीं और जिसके प्रत्युत्तर में क्योंकि पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली पर उसका कब्जा हो गया और इन शक्तियों से भी उसको लड़ना पड़ा। जिसका पानीपत के युद्ध का परिणाम यह हुआ कि खानवा और चंदेरी और घाघरा के युद्ध भी उसको लड़ने पड़े। क्योंकि ये शक्तियाँ भी शक्तिशाली थीं और अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी स्वायत्ता को बनाए रखना चाहती थीं ये शक्तियाँ भी। लेकिन खैर आज हम इनकी बात नहीं करेंगे। अगली वीडियो में हम इन तीनों की बात करेंगे, किस तरीके से एक जो है बाबर ने युद्धों की श्रृंखला को जीत लिया था। अच्छा, दूसरी बात, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 को होता है और इस युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक विशाल सेना को बाबर हरा देता है। बाबर इब्राहिम लोदी की सेना को ऐसे ही नहीं हरा देता कि आया और तलवार के बल पर उसको लाकर विजित कर दिया, नहीं। बाबर, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि बाबर एक कुशल रणनीतिकार योद्धा था। आज आपको उसका महत्व पता चल जाएगा कि वो वास्तव में कुशल रणनीतिकार योद्धा क्यों था। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों लड़े गए, ऐसा क्या कारण है। दूसरी आपने पढ़ा होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और लोदी सेनाओं के बीच, या बाबर या इब्राहिम लोदी के बीच शक्ति परीक्षण था। ये बातें आपने पढ़ी होंगी और इस पर प्रश्न बने हैं, सीधे थ्योरेटिकल प्रश्न बने हैं जो आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पर लिखने के लिए जाओगे जब,
तो ये आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पर किसी भी किताब में आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा, ये आपको मानकर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोचना पड़ता है इस एग्जाम के लिए। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई युद्ध में क्या हुआ, युद्ध का क्या विवरण था। तो भाई युद्ध में क्या विवरण था, जैसे ही 1525 में लाहौर से बाबर लाहौर को विजिट तो कर ही लेता है, दीपाल को विजिट तो 1524 में कर ही लिया था उसने। जब वो चलता है तो पानीपत की ओर बढ़ता है, और पानीपत की ओर जो उसके रास्ते में मिलता है तो उसको उनको हराता हुआ चला आता है, लेकिन मुख्य रूप से पानीपत पर आकर अपना स्थल बना लेता है। जो पानीपत गांव था, आज ये शहर है हरियाणा का, पानीपत के निकट एक मैदान हुआ करता था, वहाँ पर अपना डेरा डाल देता है। इधर सुल्तान को भी इस बात की खबर मिलती है कि भैया यहाँ पर तो जो है एक आक्रमणकारी बाबर आ चुका है, जो हमारी सेना पर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन बाबर ने इब्राहिम लोदी को समय नहीं दिया युद्ध की तैयारी करने का। लेकिन बाबर तैयार था कि मैं जैसे ही पानीपत में जाऊंगा और इब्राहिम लोदी मुझ पर आक्रमण करेगा, तो बाबर, मैंने कहा था बाबर चक्रव्यूह प्रणाली रचना जानता था, सेना को सुसंगत और सुसज्जित रूप से संगठित करना जानता था। तो बाबर ने इस पानीपत के युद्ध में, या भारत जब आया, तो वह 3 युद्ध पद्धतियों को जानता था। वो 3 युद्ध पद्धतियाँ कौन सी थी, जिनके बारे में आप सब जानते हैं। एक थी कौन सी, तुगलनुमा युद्ध नीति। ये तुगलनुमा युद्ध नीति क्या होती थी कि भैया, जो तुगलनुमा युद्ध नीति होती थी वो ऐसे होती थी कि दाएं और बाएं तरफ जो है सेना को बांट दिया जाता था, और मध्य में भी सेना रखी जाती थी। दाएं और बाएं भाग पर घुड़सवार होते थे, घुड़सवार धनुधारी होते थे। भाई जब धनुधारी होते थे तो सुल्तान की सेना को 3 ओर से घेरे रहते थे। जब तीनों ओर से घेरे रहते थे तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, और जब गुंजाइश नहीं होती थी तो सुल्तान की सेना को बहुत ज़्यादा हानि हुई इसमें। और इस प्रकार से इसको बाबर की एक व्यूह प्रणाली का नाम दिया गया, और ये तुगलनुमा नीति का हिस्सा थी। इसी के ही दूसरे पार्ट और होते थे, एक अरबा युद्ध नीति और दूसरा उस्मानी या रूमी पद्धति। उस्मानी अरबा पद्धति वास्तव में क्या थी, इसी का भाग थी। तुगलनुमा युद्ध नीति का ही भाग होती थी अरबा पद्धति। ये अरबा पद्धति क्या होती थी कि भाई इसमें बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि जो सैनिक होते थे उनको थोड़ा पीछे रखा जाता था और इन बैलगाड़ियों को आगे रखा जाता था, और रस्सी से बैलगाड़ियों को बांध दिया जाता था। रस्सियों से बैलगाड़ियों को बांधकर क्या होता था, इसके पीछे तोपें छुपा दी जाती थी, तोपों को सजा दिया जाता था। इस तोपों को सजाने की जो प्रक्रिया होती थी वो ही जो है वो रूमी या उस्मानी पद्धति कहलाती थी। बात ध्यान में रखना, लिंक है सारे पॉइंट, आप एक बार और ध्यान से देखिएगा कि तुगलनुमा जो युद्ध पद्धति होती थी वो सेना को व्यवस्थित करने की पद्धति होती थी कि दाएं भाग में घुड़सवार होंगे, बाएं भाग में घुड़सवार होंगे, धनुधारी होंगे, केंद्र में मध्य सेना होगी, मुख्य सेनापति होगा, और उनके पीछे तोपों का निर्माण यानी तोपों को सजाया जाएगा। उससे पहले बैलगाड़ियां होंगी, बैलगाड़ियों को रस्सी से बांधा जाएगा। तो इसी नीति को बाबर की तुगलनुमा युद्ध नीति कहा गया है, ध्यान रखना इस बात को। उसमें भी अरबा क्या है, अरबा एक बैलगाड़ी, अरबा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बैलगाड़ी होता है, और जो है यह क्या है, मध्य भाग में प्रयोग की जाती थी। मैंने क्या बताया आपको कि मध्य भाग में सेना को थोड़ा पीछे रखा जाता था और बैलगाड़ियों को आगे बांध दिया जाता था रस्सियों से, और जो है और उसके पीछे तोपों को रख दिया जाता था। तोपों को सजाने की पद्धति को ही क्या कहा जाता था, जो है उस्मानी पद्धति कहा जाता था, रूमी पद्धति कहा जाता था। लेकिन एक बात और है भाई, उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर जब हम खानवा के युद्ध को पढ़ रहे होंगे मैं इसी बात को दोहराऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं रस्सियों से बैलगाड़ियों को नहीं बांधूंगा। यहाँ पर जो है मैं सांकर, जो लोहे की बड़ी मोटी मोटी सांकर होती थी, उनके साथ बांधा जाएगा और वहाँ पर रूमी पद्धति का प्रयोग होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि आखिरकार इस युद्ध नीति को अपना लिया और जो है बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया।
ध्यान में रखना, बाबर की दो पोजीशन हमेशा हुआ करती थी, एक लेफ्ट में और राइट में। बाबर हमेशा घेर कर आक्रमण करता था, बाबर खंदक भी खोदा करता था, बाबर जालों का प्रयोग भी करता था। यानी कि किस तरीके से सेना को, कहाँ पर बाबर के पास नाम मात्र की कुछ ही सेना हुआ करती, 10-20 हज़ार की सेना होगी शायद, लेकिन इसके पास तो, सुल्तान के पास तो लाखों में सेना थी और लाखों की सेना को हरा दिया इस बाबर ने। लेकिन आखिरकार हम देखें कि भाई युद्ध का परिणाम क्या हुआ। युद्ध का परिणाम आप जानते ही हैं कि भाई मुगल सत्ता की नींव पड़ गई या मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई, इसका परिणाम ये हुआ। लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव हुए, इस बाबर के पानीपत के बैटल के दूरगामी प्रभाव हुए। प्रभाव क्या क्या हुआ, तो हमने देखा कि मैंने क्या कहा कि दौलत खां लोधी एक संघ बनाना चाहता था। किसके खिलाफ बनाना चाहता था वास्तव में देखा जाए तो जो है वह इब्राहिम लोदी के खिलाफ एक जो है सत्ता को प्राप्त करने के लिए संघ बनाना चाहता था। लेकिन क्योंकि सुल्तान के पास लाखों की सेना थी, लेकिन उसने राणा सांगा की सहायता ली ऐसा माना जाता है, लेकिन इसका वास्तविक विवरण कहीं नहीं मिला है। लेकिन दौलत खां लोदी ने निमंत्रण दे दिया बाबर को, परंतु खानवा के युद्ध में जो राणा सांगा था, इसने एक बहुत, इससे खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा ने एक राजनीतिक संघ तैयार कर दिया था। इस राजनीतिक संघ को बाबर ने तोड़ दिया। इस पानीपत के युद्ध में के प्रभाव यह हुआ कि जो एक राजनीतिक संघ बनाया गया था भारतीयों के बीच में, वह अब क्या हो गया, बाबर की शक्ति को देखकर छिन्न भिन्न हो गया था। पहला प्रभाव ये हुआ। दूसरा प्रभाव ये हुआ कि जो लोधी शासन था या लोधियों की सैन्य जो क्षमता थी, लोधियों की जो सैन्य क्षमता थी वो क्या हो गई, वो कमज़ोर साबित हुई कि उनको पता ही नहीं चल पाया कि हमारे खिलाफ इस प्रकार की चक्रव्यूह प्रणाली की रचना की जाएगी या हमें इस प्रकार से जो है एक कुशल युद्ध रणनीति के आधार पर हमें जो है घेर कर जो है वार किया जाएगा हम पर। तीसरा क्या था, तीसरा ये था कि जो बाबर के सैन्य क्षमता सबको पता चल गई कि भाई बाबर तोपों का प्रयोग कर सकता है, बाबर के पास धनुधारी हैं और बाबर के पास अच्छे सेनापति हैं। बाबर के पास अच्छे सेनापति क्या थे, बाबर उदारशील व्यक्ति था, अपनी सेना का बड़ा ध्यान रखता था। बाबर के पास जो तोपची होते थे वो उसकी मुख्य ताकत थे। बाबर ने अनेक युद्ध इन तोपचियों के आधार पर जीते और तोपचियों का नाम ये फैक्ट के रूप में आप याद रखना, उस्ताद अली और जो है कौन था, मुस्तफ़ा। और अगर फैक्ट सेनापति पूछे आपसे तो बता देना उसको कि भाई कौन था, अब्दुल अजीज और एक और था मुहिब अली। मुहिब अली, उनका नाम मैंने नहीं लिखा है, मुहिब अली भी इसमें जो है सेनापति थे। बाबर के युद्ध का विवरण आपने देख लिया, लेकिन दूसरा परिणाम, तीसरा, चौथा परिणाम आपके सामने, इसको भी परिणाम के रूप में आप रख सकते हैं, इसको प्रभाव के रूप में रख सकते हैं कि अन्य शक्तियों को भी एक क्या है, एक जो है भय प्रतीत हुआ और इनसे भी युद्ध हुआ। बाबर ने इनसे भी युद्ध किया, खानवा का युद्ध, चंदेरी का और घाघरा का, यानी कि राजपूतों को भी भय पैदा हो गया था। चंदेरी में जो भी मैदानी राय हुआ करता था अफगान, उसको भी पैदा हो गया, और घाघरा में तो अफगान थे ही, उनको भी जो है युद्ध का खतरा पैदा हो गया था। बाबर, आगे हम जब बाबर के फैक्टों के बारे में हमने कल देख ही लिया था, लेकिन बाबर के बारे में एक और चीज़ पढ़ेंगे कि बाबर ने इस युद्ध के दौरान, यानी जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, कौन सी उपाधि धारण की, तो बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। और इस युद्ध के जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो गुरु नानक थे। प्रत्यक्षदर्शी गुरु नानक, और उपाधि धारण कर लेता है कौन, कलंदर की उपाधि धारण कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि बाबर एक उदारशील व्यक्ति था और बाबर अपनी जनता, अपने सैनिकों और अपने राज्य के प्रति काफ़ी उदार था, इसलिए उसने कलंदर की उपाधि धारण की। अगले जब हम वीडियो को बनाएंगे तो खानवा, चंदेरी और घाघरा तीनों युद्धों का विवरण एक साथ देखेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबे टॉपिक हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि शॉर्ट वीडियो हो, ज़्यादा समय आपका लगे ना और आप लोग अच्छे से अध्ययन कर पाएँ। आप मेरी वीडियो को पॉज कर करके भी आप देख सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन
आपको बाबर को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक नए साम्राज्य की नींव होगी जो 1526 से लेकर और कब तक 1857 तक चलेगा, लेकिन हम वास्तविक साम्राज्य की बात करेंगे तो वो 1707 तक ही रहेगा। उसके बाद तो मुगल काल का पतन स्टार्ट हो जाता है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, और फैक्ट अगर कुछ रह जाते तो अपने आप से नोट भी करिए। धन्यवाद।